नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं जो कि डायरेक्टर हैं ICHR के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपाध्याय आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, अंत्योदय का विचार या तमाम अन्य प्रकार के जो उनके चिंतन रहे हैं, किस तरह से आज देश की योजनाओं में परिलक्षित होकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हरिन जी देखिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, मुझे लगता है कि काल की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए आज 60-70 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही मौजू हैं। इसलिए प्रासंगिकता की अगर हम बात करें, खास करके जितनी समस्याएं हमको दिखती हैं, वो सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, शैक्षिक स्तर पे हो, अगर आप उनकी वैचारिकी से गुजरेंगे ना, तो उन सभी समस्याओं का हल आपको निश्चित रूप से उसमें दिखाई देगा। जो पूरा उनका कृतित्व है, आप उनसे अगर गुजरे, उनके भाषणों से, उनके लेखन से, जो राष्ट्रधर्म में, पांचजन्य में, स्वदेश में, ऑर्गेनाइजर में उनके लेख हैं, या जो उनकी किताबें हैं, आप 2 योजनाएं देखिए, उनकी जो पुस्तक है, जो उनकी राजनीतिक डायरी है, पॉलिटिकल डायरी, उससे गुजरिए। जिन 2 व्यक्तित्वों का उन्होंने चयन किया, जिन पे अपनी लेखनी चलाई, वो आदिगुरु शंकराचार्य हों या सम्राट चंद्रगुप्त हों। इसलिए इन जब लेखन और इन चीजों से होकर गुजरेंगे तो जितनी समस्याएं आपको समाज के स्तर पर दिखती है, और यह जो उनका सबसे बड़ा दर्शन, जो एक वैकल्पिक दर्शन के रूप में आया उस समय जब दुनिया 2 पार्टों में फंसी हुई थी, वो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच फंसी हुई थी, वो पश्चिम के अस्तित्ववाद के दर्शन के बीच फंसी हुई थी, जिसकी जो मूल संकल्पना थी वो ये थी कि लाइफ इज नथिंग बट ए कंटिन्यूअस एब्सर्ड। जब इस परिदृश्य में, इन परिस्थितियों में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन और वैचारिकी को देखेंगे तो सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आएगी। वो भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, छुआछूत, नक्सलवाद, जितने तरह की समस्याएं आपको दिखती हैं, उनका समन करते हुए वैचारिकी दिखेगी। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक की चिंता, अंतिम व्यक्ति को जोड़ने की चिंता। दूसरे जो एकदम सेगमेंट्स में, पार्ट्स में बांटकर किसी व्यक्ति या समाज या राष्ट्र की चिंता की जा रही थी, उसके बजाय पर एकात्म मानव दर्शन, ये जो दर्शन है, वैचारिकी है, ये सभी समस्याओं को अंत करते हुए दिखाई देती है। जी अनंत विजय जी, आपको लगता है कि एक पत्रकार के नजरिए से आप कैसे देखते हैं बीते 9-9.5 वर्षों को, जब प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं इस मौके पर कि उनकी तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं में वो अंतिम व्यक्ति मूल केंद्र में रहा है, जिसकी चिंता उस विचार में थी जो पंडित जी देखा करते थे और आज नीतियों में परिलक्षित होता है। किस तरीके से आप इन दोनों चीजों को जोड़कर देखते हैं? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं या जो जिस प्रकार से आज उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया, अगर उनकी वैचारिकी को देखें तो उनकी योजनाओं में, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, चाहे MSME का मामला हो, चाहे किस अन्य योजनाओं, किसी को देख लीजिए, या भाषा को लेकर जो वो किया गया है, तो अपने एक लेख में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाषा और प्रांतवार जो बंटवारा हुआ था उसका भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था भाषा के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए। गणेश शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी बातें कही थी और विस्तार से उसके बारे में उन्होंने अपने भाषणों में, अपने लेखों में। और एक चीज यहाँ मैं बताना चाहता हूँ अनिल जी कि उनके साथ जो उस समय के तत्कालीन संघ के सरकार्यवाह थे, एकनाथ रानडे, ये दोनों विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। मुझे लगता है कि इन दोनों के सहयोग से उस समय जो आधारशिला रखी गई इस वैचारिकी की, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जो अभी हमारे मित्र ओम उपाध्याय जी कह रहे थे, वाम और दक्षिण का, वो पूंजीपतियों का और साम्यवादियों का वो चल रहा था, तो मुझे लगता है कि वामपंथियों में जो बातें थी उसको दीनदयाल, वामपंथी सबके बराबरी की बात करते हैं, पर पंडित जी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं। वामपंथी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का स्वप्न देखते हैं जिसमें
विश्व वैश्विक स्तर पर जो विचार चल रहे होते हैं उसको लेके आने की बात करते हैं, लेकिन पंडित जी वही सदोष शिक्षा पद्धति को बेरोजगारी का मूल बताते हैं कि जो बेरोजगारी है उसके पीछे जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख है कि बेरोजगारी और क्रय शक्ति में ह्रास होने के लिए उन्होंने ये शिक्षा प्रणाली की जो दोष थे उनको उन्होंने दिखाया। तो अगर आप सूक्ष्मता से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को, उनकी वैचारिकी को और हर मसले पर उनकी राय है, उस राय को अगर देखेंगे तो इस सरकार के सरकार की जो योजनाएं आपको दिखाई देगी। अब प्रधानमंत्री अनायास नहीं कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो इसके पीछे भी समाज के अंतिम छोर पर या समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वो व्यक्ति उनकी नजर में होता है जिसके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कल्पना की थी कि उन तक विकास का लाभ पहुंचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं विचारिक धारा को या विचारिकी को या ये पूरी केंद्र सरकार अगर आप देखें तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार भूमि है उसी पर इन्होंने अपनी इमारत खड़ी करनी आरंभ की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वैचारिकी को आगे बढ़ाया जा रहा है, सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी महापुरुष के लिए यही होती है उनके विचारों को हम आत्मसात न करें बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। और एक चीज और अंत में बताना चाहूंगा, यही गांधी भी कहते थे। तो ये वैचारिक साम्यता जो है ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। जी डॉक्टर उपाध्याय जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि मौजूदा अभी नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर किस प्रकार से एक पहल देखने को मिली, तो वो इस बात को कहते हैं कि साहब पंडित जी के ही विचार का एक विस्तार नजर आता है जब महिलाओं को इस प्रकार की शक्ति दी जाती है। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि अंतिम व्यक्ति को अगर सामर्थ्यवान बनाया जा रहा है तो ये वही विचार है जिसको लेकर उन्होंने एक सपना देखा था। और आज जिस प्रकार की योजनाओं के साथ मौजूदा केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है वो उसी प्रकार से एक ईज ऑफ लाइफ, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को एक सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते कदम के तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, भारतीय अर्थनीति पे जो भी पंडित जी ने बोला कहा वो बिल्कुल इसके ये यही बात कही कि अंतिम व्यक्ति की अगर हम चिंता नहीं करेंगे, अंत्योदय की जो धारणा है कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी हमारी योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित हो। आज जब पिछले आप 9 साढ़े 9 वर्ष का जिक्र कर रहे थे जिसमें मुझे लगता है कि मोदी जी के समक्ष एक बड़े आदर्श के रूप में पंडित जी की जनसंघ के संस्थापकों में है और वो वैचारिकी एकदम उनके आदर्श के रूप में है। इसलिए उन सारी चीजों का प्रभाव इन योजनाओं पर, इन चीजों पर बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है। आप देखिए कि अंत्योदय की बात, महिला शक्ति की बात या जो भी एक व्यक्ति से लेके समाज, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र की जो कड़ी होते हुए पूरी वैश्विक मानवता तक की जो यात्रा है वो जो उनके वैचारिकी में, और कहीं भी पंडित जी ये नहीं कहा करते थे, आप पूरे उनके सभी वांग्मय से गुजरिए, कहीं आपको ये दावा करते हुए पंडित जी नहीं दिखाई देंगे कि उन्होंने जो कहा वो कुछ नई खोज है, उन्होंने जो कहा वो कुछ नया उनका आविष्कार है। वो कहते थे कि स्पष्ट रूप से जो सनातन या भारतीय वैचारिकी या दर्शन है उसका निचोड़ या उसका उत्स है ये। इसलिए मैं एक उनका बड़ा प्रसिद्ध लेख है आपके माध्यम से अपने दर्शकों को अवगत कराऊं जिसमें वो प्रकृति, विकृति और संस्कृति की बात करते हैं। मेरे ख्याल से 1964 का उनका लेख है, वो राष्ट्रधर्म में छपा हुआ। उसमें एक कथा आती है एक राजा की जिसके बारे में वो कहते हैं, वो बताते हैं उस कथा को डेवलप करते हुए कि 49 दिन के भूखे रंतिदुर्ग नाम के राजा के सामने पड़ी रोटी लेकर एक कुत्ता भागता है और रंतिदुर्ग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। किसी को भी लग सकता है कि वो रोटी छीन के या जो एक मानसिकता होती है कि भाई मैं अगर नहीं खा रहा हूं तो इसको भी नहीं खाने दूंगा, इस मानसिकता से ग्रस्त होकर कोई दौड़ सकता है। लेकिन वो इसलिए दौड़ रहे थे कि उसको बाकी चीजें भी, केवल सूखी रोटी वो कुत्ता ना खाए, बाकी चीजें भी दे सकें। जो भारतीय संस्कृति का ये पक्ष है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हम दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। ये इस दर्शन के साथ, इस वैचारिकी के साथ जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो निश्चित रूप से वो अंतिम व्यक्ति तक और अबल तक जिसको हम सामान्यतः थोड़ा दुर्बल मानते हैं उन तक पहुंचती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों से ये बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत विजय जी, इसके अलावा ओम जी उपाध्याय हमारे साथ में मौजूद हैं। अनंत विजय जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि हम लगातार इस बात का भी जिक्र करते हैं किस प्रकार से एक नया लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, और ये शायद उसी सोच की वजह से जहां पे जाति धर्म जैसे सीखे नहीं दिखाई पड़ते हैं, विकासवादी भावना के साथ आगे बढ़ता है जब कोई, तब शायद इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन दिखाई पड़ती है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? नरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप इस योजना के बीच भी देखें तो आपको 4 अक्टूबर 1954 का एक लेख पांचजन्य में दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था सच्चे लोकतंत्र के लिए भारत का पुनर्गठन जनपदीय आधार पर किया जाना चाहिए। और उस लेख में उन्होंने ये बताया है कि सरकारी योजनाओं का जो विकास होना चाहिए या जो प्रसार होना चाहिए वो जनपदीय आधार पर, मतलब जिला स्तर पर होना चाहिए। गांधी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, ये उसको जनपदीय व्यवस्था में ले जाकर दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी व्यवस्था समझाई है कि किस प्रकार से आप जनपदीय आधार पर अगर भारत का पुनर्गठन करेंगे और इस पुनर्गठन से अगर भारत के उत्थान की योजना बनाएंगे तो भारत का जो पुनर्गठन इस योजना के तहत होगा वो उसको एक विकसित राष्ट्र की ओर लेकर जाएगा। और अपने उसी लेख में वो एकात्मता की बात भी करते हैं, और वो जब इसको समझाते हैं तो ये कहते हैं समझाते हुए कि जब संविधान बनाने लगे तो हुआ ऐसा कि संविधान बनाने वालों ने राज्यों का सूत्र ध्यान में रखा, लेकिन भारत की जो एकात्म प्रवृत्ति थी, एकात्मकता की प्रवृत्ति थी, उसको ध्यान में नहीं दिया। वो इस बात के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि आप भारत की एक नागरिकता देते हो, आप भारत की एक चुनाव आयोग है, न्याय व्यवस्था एक है, और इस प्रकार से आप सारी चीजों को करते हुए जब आप दूसरी व्यवस्था में जाते हो तो वहां पर एक संभ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हो। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, विविध संस्कृतियों का देश है, और ये सबसे बड़ा एक जो कहते हैं ना मिसकंसेप्शन है।
भारत की संस्कृति एक है जहां भारत के लोग विविधता का उत्सव मनाते हैं। इस बात को समझाना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। और पंडित जी के विचारों को हम देखते हैं तो हमें मूल में यही सारी बातें बिल्कुल ये नजर आती हैं। और इसी में वो एक बात और शिक्षा को लेकर भी कहते हैं संक्षेप में। जी, इस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा ने जनपदीय व्यवस्था को हमारे ध्वस्त किया। बिल्कुल। वक्त लगभग खत्म हो गया। ओम जी उपाध्याय जी, एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज जिक्र किया कि 7 सूत्रों को लेकर, और वो 7 सूत्र जो एक तरीके से पूरा विस्तार देते हैं योजनाओं का, विचारों का, और किस प्रकार से उसको आत्मसात करने की जरूरत है। जी, बेसिकली जो भी इस तरह के सूत्र प्रधानमंत्री जी देते हैं वो ऐसे मनीषियों के दर्शन से ही निकलते हैं। और सबसे बड़ा सूत्र जो आज जिस 25 सितंबर को जिस महामनीषी को हम याद कर रहे हैं, उनका जो एकात्मता का सूत्र है, जिसका जिक्र अभी आनंद जी कर रहे थे, वो सबसे बड़ा सूत्र है कि हम खंड में बांट के ना देखें, हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकात्मता के साथ देखें। और इसी तरीके से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता को एकात्मता के साथ देखें। जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया, वही वास्तव में हमारा मूल है, हमारी वैचारिकी का मूल है। उसके साथ हम आगे बढ़ें। बिल्कुल, और वही भारतीयता है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम जी उपाध्याय जी आपका, आनंद विजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जालिम लोशन, दाद, खाज, खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन, खिलता बचपन। मुगली गुट्टी 555। कुछ लोग सिर्फ समाज बदलने के लिए जन्म लेते हैं और समाज का भला करते हुए ही खुशी से मौत को गले लगा लेते हैं। उन्हीं में से एक है दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लोगों को ही समर्पित कर दी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल अर्थचिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक एवं पत्रकार आदि जैसी प्रतिभाएं छुपी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक और संगठक थे। आरएसएस के एक अहम नेता और भारतीय समाज के एक बड़े समाज सेवक होने के साथ वह साहित्यकार भी थे। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, उसने बचपन से प्रतिभा का अर्थ समझा होता है और उनके बचपन के कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो उन्हें प्रतिभाशाली बना देते हैं। उनमें से एक है दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपने बचपन से ही जिंदगी के महत्व को समझा और अपनी जिंदगी में समय बर्बाद करने की अपेक्षा समाज के लिए नेक कार्य करने में समय व्यतीत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज के मथुरा जिले के छोटे से गांव, जिसका नाम नगला चंद्रभान था, वहां हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन घनी परेशानियों के बीच बीता। दीनदयाल उपाध्याय जी ने माता पिता की मृत्यु के बाद भी अपनी जिंदगी से मुंह नहीं फेरा और हंसते हुए अपनी जिंदगी में संघर्ष करते रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ाई का शौक बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने तमाम बातों की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पूरी की। सन 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इस परीक्षा में भी दीनदयाल जी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। एसडी कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की
और यही उनकी मुलाकात सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंघे जैसे लोगों से हुई, जिनसे मिलने के बाद उनमें राष्ट्र की सेवा करने का ख्याल आया। हालांकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी न करने का निश्चय किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। संघ के लिए काम करते करते वह खुद भी इसका एक हिस्सा बन गए और राष्ट्रीय एकता के मिशन पर निकल पड़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को साहित्य से एक अलग ही लगाव था। शायद दीनदयाल उपाध्याय अपनी तमाम जिंदगी साहित्य से जुड़े रहे। उनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। केवल एक बैठक में ही उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। दीनदयाल ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म शुरू की। बाद में उन्होंने पांचजन्य तथा स्वदेश दैनिक की शुरुआत की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 1953 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना होने पर यूपी का सचिव बनाया गया। पंडित दीनदयाल को अधिकांश लोग उनकी समाज सेवा के लिए याद करते हैं। दीनदयाल जी ने अपना सारा जीवन संघ को अर्पित कर दिया। पंडित दीनदयाल जी ने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। पंडित दीनदयाल जी इसके पीछे की सक्रिय शक्ति थे और डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पंडित दीनदयाल जी की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। आखिर में जनसंघ के इतिहास में वह दिन भी आया जब पार्टी की इस अत्यधिक सरल तथा विनीत नेता को सन 1968 में पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर बिठाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल जी सह प्रांत प्रचारक थे और इन सारा संघ का काम परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि तुम लोग योग्य हो राजनीति में, तो दोनों को राजनीति में भेजा। और गुरु जी ने जब इनको राजनीति में भेजा तो अगर संघ में रहते तो संघ का कितना काम बढ़ता, ये तो कल्पना की जा सकती है। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत के पास 2 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। टेक्सास का एक गीत है, वो गीत की पंक्ति ऐसी है कि दी आइज ऑफ टेक्सास आर अपॉन यू, यू कैनॉट गेट अवे। अर्थात टेक्सास की नज़र तुम्हारे ऊपर है और तुम इधर उधर तुम नहीं बहक सकते। ऐसा ही अर्थ का वो गीत है। वो टेक्सास यूनिवर्सिटी का गीत है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन का। तो उस गीत की पंक्ति का उन्होंने उल्लेख किया इस महिला ने और ये कहा कि जैसे हम कहते हैं कि द आइज ऑफ टेक्सास आर अपॉन यू, तो इस समय नॉट ओनली द आइज ऑफ टेक्सास परंतु आइज ऑफ द वर्ल्ड हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो दुनिया की नज़र अपने ऊपर है ऐसा। और दुनिया की नज़र कैसी है, तो आज अपने भारत से एक महान व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। पंडित जी का कहना था कि अंग्रेजी शब्द रिलीजन धर्म के लिए सही शब्द नहीं है। धर्म एक बहुत व्यापक विचार है और समाज को बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं से संबंधित है। धर्म के मूल सिद्धांत शाश्वत और सार्वभौमिक हैं। हालांकि इनका क्रियान्वयन समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उनका मानना था कि एक बीज जड़ों, तनों, शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों के रूप में अभिव्यक्त होता है। इन सभी के अलग अलग रूप, रंग और गुण होते हैं। फिर भी हम बीज के माध्यम से उनकी एकता के संबंध को पहचानते हैं। अर्थात भारत में नैतिकता के सिद्धांत को धर्म कहा जाता है, यानी जीवन जीने की विधि। रिलीजन धर्म का एक हिस्सा मात्र है। अनेक शब्द अपने भाषाओं में है जिसका रिलीजन के साथ में आप अनुवाद नहीं कर सकते। धर्मशाला है, वो क्या रिलीजियस स्कूल है? धर्मार्थ अस्पताल होता है, वो क्या रिलीजन स्कूल दवाई देता है? धर्म कांटा होता है, वो क्या रिलीजन का तोल करता है? राजधर्म क्या राजा का रिलीजन होता है जो प्रजा का नहीं होता? पुत्र धर्म का बेटे का रिलीजन है जो माता पिता का नहीं होता। धर्म वो चीज़ है कि जो अपने को व्यापकता से, अपने से भी बड़ा है, उससे जोड़ती है। उन्होंने कहा था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ की लालसा मनुष्यों में जन्मजात होती है और समग्र रूप में इनकी संतुष्टि भारतीय संस्कृति का सार है। और जब जब राज्य की सभी शक्तियों, दोनों राजनीतिक और आर्थिक का अधिग्रहण कर लेता है, तो इसका परिणाम धर्म का पतन होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। एकात्म मानववाद के विचार आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके काल में थे।
चार साधारणतः विश्व में ब्रह्मांड का सोचते हैं तो चार प्रमुख तत्व हैं। एक व्यक्ति है जिसको हम व्यष्टि कहते हैं, एक समष्टि यानी मानव समाज है, तीसरी सृष्टि है, और चौथा जो आत्म तत्व है उसको हम परमेष्टि बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है कि ये है, वो चैतन्य देता है। मैं गांव का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक प्रवचनकार आते थे, वो आत्मा का तत्व बड़ा सुंदर ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप कहते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बूढ़े थे काफ़ी, और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं यहाँ पर गिर पर मर पड़ा, तो आप कुछ बताने के लिए तो थोड़ा शोक करेंगे और कहेंगे कि महाराज अभी तो अच्छे थे, अभी कहाँ गए, अभी कहाँ गए, ऐसे कैसे चले गए एकाएक। तो मैं तो पड़ा हूँ, मेरे हाथ पाँव कान सब हैं, पैर हैं यहाँ पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि महाराज ऐसे कैसे चले गए हैं। जो चले गए करके आप शोक करते हैं वो आत्मा है। फोटो देख रहे हैं, मैं वो शोक के रहा, कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है राज्य मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एकात्म मानववाद पर उनका कहना था कि हमारे यहाँ समाज को स्वयंभू माना जाता है। राज्य एक संस्था के नाते है, राज्य के समान संस्थाएं भी समय समय पर पैदा होती है। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था का अंग रहता है। जैसे कुटुंब का मैं अंग हूँ, जाति व्यवस्था हो तो उसका भी अंग हूँ, मेरा कोई व्यापार है तो उसका भी अंग हूँ। वहाँ पर एक परिवार में उनको ले गया था मैं। अमेरिकन परिवार था और परिवार के लोगों का मैंने परिचय करा दिया परिवार लोगों को दीनदयाल जी का कि ये भारतीय जनसंघ के महामंत्री वगैरह है। अमेरिकन उस व्यक्ति ने सरलता से ऐसे पूछा कि व्हाट अबाउट हिज फैमिली, उनके परिवार के बारे में क्या। अमेरिकन लोग तो बड़े उत्सुक, तो मैंने ऐसे एकदम कह दिया कि ही हैज़ नो फैमिली। एक सरल कहा कि उनका परिवार नहीं है। तो दीनदयाल जी बहुत ज़ोर से हंसे वहाँ पर और उन्हें कहा कि नो नो नो, बोले कि ये सही नहीं बता रहे ये आपको, ही इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। आई हैव गॉट ए वेरी बिग फैमिली, मेरा जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। ऐसा एक बड़ा विनोदपूर्ण ढंग से, परंतु ये जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं उसमें, तो उसको सरल बातचीत में भी प्रकट करने वाले ये पंडित जी दीनदयाल जी थे। भारत ने संपूर्ण सृष्टि रचना में एकत्व देखा है। भारतीय संस्कृति इसलिए सनातन काल से एकात्मवादी है। पंडित जी के अनुसार सृष्टि के एक एक कण में परंपरावलंबन है। भारत ने इसे ही अद्वैत कहा है। भारत ने सभ्यता के विकास में परस्पर सहकार को ही मूल तत्व माना है। वस्तुतः एकात्म मानव दर्शन ही है, किंतु इसे एकात्म मानववाद इसलिए कहा गया कि पंडित जी भारत की राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनसंघ के शिखर पुरुष थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव के सर्वांगीण विकास और अभ्युदय के लक्ष्य भी भारतीय दर्शन से ही निरूपित किए थे। एकात्म मानववाद, साम्यवाद तथा पूंजीवाद, जो पश्चिम का कैपिटलिज्म है और जो कम्युनिज्म है,
दोनों को नकारते हुए, ये दोनों ही अवधारणाएं भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक में व्यक्तिवाद की प्रधानता है तो दूसरे में केवल एक तंत्रवाद और अधिनायकवाद के द्वारा समाज का शोषण होता है तथा वह समाज की मूल आत्मा को समाप्त करता है। भारत ने एक ऐसी अवधारणा दी जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आर्थिक चिंतन रहा, वह था एकात्मता अर्थात एकात्म मानववाद, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा गया। इसका अर्थ है कि समाज का सबसे निचला वर्ग सभी सामाजिक विकास की प्रक्रिया से सतत जुड़ा हुआ रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संघ के शिल्पकारों में से एक थे, आज यही संघ हमेशा कई मोर्चों पर अपने आप को स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा के समय संघ कभी यह नहीं देखता कि किसकी आपदा में फंसा हुआ व्यक्ति किस धर्म का है। आपदा के समय संघ केवल और केवल राष्ट्र धर्म का पालन करता है और आपदा में फंसा हुआ अमुक भारत माता का बेटा है। गुजरात में आए भूकंप और सुनामी जैसी घटनाओं के समय सबसे आगे आकर किसी ने राहत कार्य किया तो वह संघ का स्वयंसेवक था। संघ के प्रकल्पों ने देश को नई गति दी है। जहां दीनदयाल शोध संस्थान ने गांव को स्वावलंबी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, संघ के इस संस्थान ने अपनी योजना के अंतर्गत करीब 80 गांवों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया और करीब 500 गांवों तक विस्तार किए जाने हैं। दीनदयाल शोध संस्थान ने इस प्रकल्प में संघ के हजारों स्वयंसेवक बिना कोई वेतन लिए इसे मिशन मानकर अपने अभियान में लगे हैं। अपने युग पुरुष के सम्मान में शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाएं ये बताती हैं कि पंडित जी का कद कितना ऊंचा था। समाज के सबसे निचले पायदान पर रह रहे लोगों के लिए पंडित जी जीवन पर्यंत काम करते रहे। जो तत्व दर्शन है इसमें दीनदयाल जी निपुण थे और एकदम कमाल के थे। और जितना भी संघ में आज भी और उस समय भी जो अच्छी से अच्छी या प्रभावित करने वाले प्रयोजन हैं, जैसे मोदी है, तो जितना दीनदयाल जी से प्रभावित है शायद और किसी स्वयंसेवक से नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा अवधारणा रही है कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। बात सही भी है। जब समूचे राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों को एक सूत्र में बांधा गया है तो धर्म के नाम पर कानून की बात समझ से परे हो जाती है। अगर हम पंडित जी के एकात्म मानववाद पर चिंतन करें तो शायद संघ के विचारों का मौलिक स्वरूप लोगों के जेहन में दिखेगा। यहाँ से वो यूके वापस आए और यूके में फिर बाद में वहाँ पर तो एक प्रसंग बड़ा अच्छा है बताने लायक कि वहाँ पर वहाँ के कुछ राजकीय लोगों से जब मिलना जुलना वहाँ पर उनका हुआ तो एक कमेंट, एक वहाँ पर ऐसा उल्लेख भी आया था एक अखबार में, ही इज़ ए मैन टू वॉच, अर्थात इस व्यक्ति को देखना चाहिए आगे। अच्छे अर्थ में कहा था कि अभी बड़ा सिंपल सरल सा है, ज़्यादा जानकारी लोगों को इनके विषय नहीं होती होगी, परंतु जैसे मानो कि ये भविष्य में बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा एक संकेत वहाँ के एक अखबार में कि ही इज़ ए मैन टू वॉच। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता
सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। संघ की उपस्थिति भारतीय समाज के हर क्षेत्र में महसूस की जा सकती है, जिसकी शुरुआत सन 1925 से होती है। उदाहरण के तौर पर सन 1962 के भारत चीन युद्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संघ को सन 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। सिर्फ 2 दिनों की पूर्व सूचना पर 3000 से भी ज्यादा स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में वहां उपस्थित हो गए। वर्तमान समय में संघ के दर्शन का पालन करने वाले लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने में भी सफल रहे। ऐसे प्रमुख व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति पद पर भैरव सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री पद पर अटल बिहारी वाजपेयी एवं उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के पद पर लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग शामिल हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी संघ के दर्शन को पालन करने वालों में से एक हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघ के अन्य पुरोधाओं के साथ साथ पंडित दीनदयाल जी के द्वारा जो पौधा रोपा गया था, आज वो पुष्पित और पल्लवित दिख रहा है। मैं जब प्रवक्ता था तो एक मुझे ब्रिटिश वार्ताहर ने, महिला वार्ताहर थी, उन्हें पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन इन द आरएसएस, और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि प्रोबेबली वी डोंट हैव एनी एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी। कभी आपने सुना है कि किसी का अनुशासन भंग की कार्रवाई संघ में की है? लाखों लोग आए कि अनुशासन का भंग नहीं हुआ होगा, तो सैंक्शन चलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी क्षेत्र में लोग जाते हैं वो अपने अपने स्वतंत्र है, स्वायत्त है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बीजेपी का अलग है, जनसंघ का, अभी बीजेपी उसका एक नया अवतार है, भारतीय मजदूर संघ का अलग है, किसान संघ का अलग है, विश्व हिंदू परिषद अलग है, उनके धन एकत्रित करने के तरीके अलग हैं। हम संघ अपनी गुरु दक्षिणा से पैसे देता नहीं किसी को। पंडित दीनदयाल की एक और बात उन्हें सबसे अलग करती है और वह थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी उन्हें जरा सा भी अहंकार नहीं था। 1952 से लेकर के और यह 67 तक, इतने वर्षों तक महामंत्री के रूप में और भारतीय जनसंघ का उस समय का जो रूप था उसको एक प्रकार से उसका पालन पोषण उसको बढ़ा करके, और फिर सबको जानकारी है ही कि 67 में तो वो तो अध्यक्ष करके चुने गए, और अध्यक्ष जो भाषण वो हुआ उनका, वो भी केरल में वो अधिवेशन हुआ था। तो केरल के उस भव्य स्वरूप को देख कर के ही लोगों को एकदम लगा होगा कि ये छोटा सा दिखने वाला जो पौधा था कितना विशाल रूप उसने धारण कर लिया है। आगे चल कर के लोगों को भी भारतीय जनसंघ के विषय में और निश्चित रूप से बहुत एक विश्वासपूर्ण ऐसा विषय लगा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दुर्भाग्य ये रहा कि अपने बीच में अधिक समय तक वो नहीं रह सके। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनका पार्थिव शरीर मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। थाने पहुंचे, जीआरपी थाने में, तो जीआरपी थाने के सामने स्ट्रेचर में उनका शव रखा हुआ था, और शव जो है जब हमने देखा और पहचाना तो हमने कहा ये तो पंडित दीनदयाल जी हैं, भारतीय जनसंघ के प्रधान हैं, और ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। तो उन्होंने हमको दिखाया घड़ी
तो दीनदयाल जी ने नानाजी देशमुख की घड़ी पहन रखी थी, तो उन पर नाम लिखा था नाना जी का। हमने कहा नहीं, ये दीनदयाल जी हैं। तब फिर जब दीनदयाल जी हैं तो हमने फिर सबको सूचना दी, तो वहाँ पर जो थाना है वो उन्होंने सूचना हमको देने नहीं दी। फिर हम जो है वो जहाँ पर टेलीफोन होता है वहाँ पर गए, तब जाकर सूचना मिली। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस जघन्य कृत्य से देश का एक ऐसा हीरा हम लोगों से दूर हो गया जिसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो सकती। दिल्ली से बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी आए, इसी प्रकार अनेक नेता आते चले गए और वो सब वहाँ हुआ। और फिर भावराव जी देवरस आए। इस प्रकार से जितने भी संघ के अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे आए, तो फिर वहाँ से शव लेकर हम लोगों ने उसको हवाई जहाज़ वहाँ ले गए, वहाँ पर हवाई अड्डे। तो वहाँ फिर हवाई जहाज़ में रखा गया शव। तो फिर भावराव देवरस बहुत ही रो रहे थे, उनसे रखा। तो फिर ढारस दिया गया उनको, गुरुजी ने उनको ढारस दिया। तो फिर वो शव जो है वो दिल्ली गया, वहाँ पर ही उनका दाह संस्कार हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमेशा समाज को दिशा दिखाते हैं। दीन बंधु दीनों के सेवक थे श्री दीन दयाल। दीन बंधु दीनों के सेवक थे श्री